हेलो एवरीवन। वेलकम टू आवर स्टडी चैनल सीबीएसई वॉरियर। हमारा टॉपिक चल रहा था संघर्षकालीन भारत, जिसके अंदर हम दिल्ली सल्तनत के उन वंशों के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसके अंदर हमने दो वंश कर लिए थे। सबसे पहला हमने किया था इसके अंदर गुलाम वंश, उसके बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश। ये जो तीसरा वंश है हम इसके ऊपर आज डिस्कस करेंगे। तो जिसने भी इससे पहले जो गुलाम वंश या खिलजी वंश नहीं देखा है वो प्लीज़ उसे वॉच करें अच्छे से और समझें कि वो उनमें से किस प्रकार क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे तुगलक वंश। देखो, तुगलक वंश की जो स्थापना थी वो खिलजी वंश के अंतिम शासक खुसरो शाह की हत्या करके तुगलक वंश की स्थापना हुई थी। और तुगलक वंश का जो संस्थापक था, इसका जो संस्थापक था वो गाजी मलिक था। गाजी मलिक यानी कि इसका जो मूल नाम था वो था ग्यासुद्दीन तुगलक। ग्यासुद्दीन तुगलक, जिसे गाजी मलिक भी कहते थे, इसे गाजी मलिक भी कहते थे। 1320 में तुगलक वंश की स्थापना हुई थी। 1320 में तुगलक वंश की स्थापना हुई थी और इसके संस्थापक थे ग्यासुद्दीन तुगलक। और जब ग्यासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत का राजा बना तो इसके राजा बनने के साथ ही इसका अन्य राज्यों के साथ संघर्ष प्रारंभ हो गया था। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि इसका जो पहला अभियान रहा था वो इसके प्रांतों के विरुद्ध था, कि जो तुगलक साम्राज्य था जो अलग अलग प्रांतों में बंटा हुआ था, उन्हीं प्रांतों में सबसे पहले विद्रोह प्रारंभ किया गया। और इसने तेलंगाना का राजा था रुद्रदेव। रुद्रदेव के विद्रोह को समाप्त करने के लिए इसने अपने पुत्र को भेजा था। रुद्रदेव के विद्रोह को समाप्त करने के लिए इसने अपने पुत्र जूना खां को भेजा था। और दूसरी तरफ जो ग्यासुद्दीन तुगलक था वो स्वयं बंगाल अभियान की तरफ निकल गया था, कि बंगाल के अंदर भी ग्यासुद्दीन तुगलक के शासनकाल में विद्रोह प्रारंभ हुआ था, जिसे शांत करने के लिए ग्यासुद्दीन तुगलक स्वयं गया था। और इधर जूना खां तेलंगाना के विद्रोह को शांत करने के लिए गया था। और उसके बाद ये जाजनगर उड़ीसा में भी इसने सैन्य अभियान किया था। और यहाँ से होते हुए जब वापिस ये लौट रहा था, और उधर दूसरी तरफ ग्यासुद्दीन तुगलक भी अपना बंगाल अभियान पूरा करके जब ये वापिस लौट रहा था, तो ग्यासुद्दीन तुगलक के आने पर स्वागत समारोह रखा गया था। और इस स्वागत समारोह में लकड़ी के भवन से गिरने के कारण 1325 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ग्यासुद्दीन तुगलक की 1325 में मृत्यु हो जाती है। और इसकी मृत्यु के बाद ग्यासुद्दीन तुगलक का पुत्र जूना खां, या फिर इसे उलुग खां भी कहते हैं, जूना खां या फिर उलुग खां अगला शासक बनता है तुगलक वंश का। और ये जो राजा जब बनता है तब ये मोहम्मद तुगलक के नाम से राजा बनता है। मोहम्मद तुगलक के नाम से ये दिल्ली सल्तनत का राजा बनता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ इसको मैं। तुगलक वंश की जो स्थापना थी 1320 में की गई थी ग्यासुद्दीन तुगलक के द्वारा। और ग्यासुद्दीन तुगलक, जिसे गाजी मलिक भी कहते हैं, जब ये राजा बना तो इसके राजा बनते ही, सुल्तान बनते ही विद्रोह प्रारंभ हो गया था। और इसने विद्रोहों को शांत करने के लिए सैन्य अभियान किए। इसने अपने पुत्र जूना खां को तेलंगाना भेजा, जहां रुद्रदेव के द्वारा विद्रोह किया गया था। और तेलंगाना से होते हुए ये जाजनगर उड़ीसा अभियान इसने किया था, और इसने दोनों में विजय प्राप्त की। इसके अलावा जो ग्यासुद्दीन तुगलक था वो बंगाल अभियान जीत करके जब वापिस आ रहा था, तो उसके आने के उपलक्ष्य में स्वागत समारोह रखा गया था। और उसी समारोह के दौरान 1325 में इसकी मृत्यु होगी। और इसकी मृत्यु के बाद अगला राजा कौन बना? मोहम्मद तुगलक। देखो, मोहम्मद तुगलक से संबंधित कुछ क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पे। एक 4 नंबर का भी बनता है और एक 1 नंबर का भी बनता है। मोहम्मद तुगलक की बात करें, इसे दो अन्य नाम से भी जाना जाता है, यानी कि इसके लिए दो उपाधियों का प्रयोग किया गया था। दो नामों की संज्ञा दी गई थी। पहला जो नाम आता है वो आता है अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण। अंतर विरोधों का, कि जब
इसके शासनकाल में अंतर विरोध यानी कि इसके जो विरोधी थे, इनके द्वारा जब इनका विरोध किया जा रहा था सुल्तान का, तो उसने किस प्रकार उन विरोधों को शांत किया था, उन विद्रोहों को शांत किया। इसके अलावा इसकी जो दूसरा नाम आता है वो आता है रक्त का प्यासा। सिंपल सी बात है कि जो भी शत्रु होगा वो उसे मार करके उसे खत्म कर देगा और उसके राज्य को अपने शासन में, अपने साम्राज्य में शामिल कर लेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मोहम्मद तुगलक ने अपने शासन काल में कुछ प्रशासनिक सुधार किए और इसके समय जो तुगलक साम्राज्य था वो 23 प्रांतों में बंटा हुआ था। 23 प्रांतों यानी कि इसे 23 भागों में बांटा गया था। और इसके अलावा इसका एक इतिहासकार होता है बर्नी, एक बर्नी नामक इतिहासकार होता है कि ये कहता है कि मोहम्मद तुगलक ने अपने शासन काल में प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए इसने कुछ योजनाएं लागू की थी। यानी कि इसने 4 योजनाएं लागू की थी। इसने 4 से 5 योजनाएं लागू की थी। और इसके अलावा इन योजनाओं के अलावा इसने अपने शासनकाल में अपने साम्राज्य की राजधानी का भी परिवर्तन किया था। सबसे पहले अपनी 4-5 योजनाओं के बारे में देखेंगे कि इसकी पहली योजना थी दोआब में कर वृद्धि। मोहम्मद तुगलक की पहली योजना थी दोआब में कर वृद्धि। दूसरी आ जाएगी इसके अंदर देवगिरी को राजधानी बनाना। देवगिरी को राजधानी बनाना। तीसरी आ जाएगी इसमें सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। और चौथी आ जाएगी इसमें कराचिल की ओर अभियान। कराचिल की ओर अभियान यानी कि इसका सैन्य अभियान था ये। और पांचवी आ जाएगी इसका खुरासान पर आक्रमण। खुरासान पर आक्रमण। इसकी ये जो पांचों योजनाएं थी, ये पांचों की पांचों असफल हो गई थी। कुछ कारण थे इसके असफल होने के। ठीक है, दोबारा से इसको रिपीट कर देते हैं मोहम्मद तुगलक के बारे में। देखो, मोहम्मद तुगलक जो है 1325 में राजा बनता है, सुल्तान बनता है दिल्ली सल्तनत का। ये राजा जो है मोहम्मद तुगलक के नाम से बनता है। इसका वास्तविक नाम जूना खां होता है, उलुग खां के नाम से भी इसे जाना जाता है। राजा बनते समय इसे 2 नामों से पुकारा गया था, 2 उपाधियां दी गई थी, अंतर विरोधों का विस्मयकारी मिश्रण और रक्त का प्यासा। इसके शासनकाल में जो तुगलक साम्राज्य था वो 23 प्रांतों में बंटा हुआ था और इसने अपने शासनकाल में 5 योजनाएं चलाई थी। पहली दोआब में कर वृद्धि, दूसरी देवगिरी को राजधानी बनाना, तीसरी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, चौथी कराचिल की ओर अभियान और पांचवी खुरासान पर आक्रमण। ये जो पांचों की पांचों योजनाएं थी इसकी असफल हो गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ अपने एक चीज देखेंगे कि मोहम्मद तुगलक के द्वारा जो देवगिरी को राजधानी थी वो 1327 में बनाई थी। मोहम्मद तुगलक ने देवगिरी को राजधानी 1327 में बनवाई थी और 1327 से लेकर के यह 1335 तक रही थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसने जब सांकेतिक मुद्राओं का प्रचलन किया था और ये इसने सांकेतिक मुद्राएं चलाई थी 1330 में। ये 2 बातें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छी बातें हैं, इनको आपने ध्यान में रखना है। देवगिरी को राजधानी कब बनाया था? 1327 के अंदर। कब तक रही थी? 1335 तक। और इस देवगिरी का नाम बदलकर इसने क्या रख दिया था? इसने रखा था दौलताबाद। मोहम्मद तुगलक ने अपने शासनकाल में देवगिरी को राजधानी बनाया था और इसका नाम क्या रखा था? दौलताबाद रखा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा इसके शासनकाल में, मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में इब्ने बतूता भारत आता है। इब्ने बतूता भारत आता है। ये एक विदेशी व्यक्ति होता है, मोरक्को का रहने वाला होता है। इब्ने बतूता भारत आता है 1333 के अंदर। 1333 में ये भारत आता है, दिल्ली आता है और मोहम्मद तुगलक के द्वारा इसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया जाता है। काजी होता है न्याय करने वाला।
दिल्ली का काजी नियुक्त किया। काजी का मतलब होता है न्याय करने वाला। इसके अलावा मोहम्मद तुगलक ने इसे 1342 के अंदर 1342 में इसे चीन भेज दिया था अपने राजदूत के रूप में। इसने 1342 में इसे चीन भेजा था राजदूत बना करके अपना। जैसे भारतीय कोई व्यक्ति है वो राजदूत के रूप में अन्य देशों में जाता है ताकि वहां रह करके भारत सरकार की तरफ से वो कार्य कर सके, उसी तरह ही मोहम्मद तुगलक ने भी इसे चीन भेजा था 1342 के अंदर। और इसके अलावा अगर हम बात करें कि मोहम्मद जो तुगलक होता है इसकी 1351 के अंदर मृत्यु हो जाती है। मोहम्मद तुगलक की 1351 में मृत्यु हो गई और मोहम्मद तुगलक के बाद जो अगला राजा बनता है 1351 में वो बनता है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें मोहम्मद तुगलक की वो भी इंपॉर्टेंट है और फिरोज तुगलक की बात करें वो भी इंपॉर्टेंट है। डिस्कस करेंगे कि फिरोज तुगलक से संबंधित किस प्रकार से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। देखो आपको अगर कहीं भी डाउट हो तो बेझिझक आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, आपके डाउट को जरूर क्लियर किया जाएगा। और इस वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच करें। अगर किसी ने इससे पहले की जो क्लासें नहीं देखी हैं, हम पहले 13 क्लासें लगा चुके हैं जिसके अंदर आपका पहला लेसन भारत का स्वर्णिम काल कंप्लीट हो गया। आप उसे अच्छे से वॉच करें और घर बैठ करके अपनी तैयारी को जारी रखें। देखो फिरोज शाह तुगलक का जो शासन है 1351 में प्रारंभ होता है। जब ये राजा बना तो इसके शासनकाल में बंगाल के अंदर विद्रोह हुआ था। जब ये राजा बना तो बंगाल में एक बार फिर से विद्रोह हुआ और इस विद्रोह को शांत करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने 2 बार अभियान किया था और ये दोनों बार ही असफल रहा था। दोनों बार ही ये असफल रहा था। यानी कि जो विद्रोह किया गया था उस विद्रोह को वो शांत करने में वो असफल रहा था। ये इसकी सबसे बड़ी कमी मानी जाती है। और इसके अलावा इसने अपने शासनकाल में सेना का जो पद था उसे वंशानुगत बना दिया कि जो व्यक्ति जिस सेना के पद पर है उसकी मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी, उसका पुत्र, उसका भाई, जो भी उसका उत्तराधिकारी होगा वो उस पद पर नियुक्त किया जाएगा। यानी वंशानुगत उसे वो पद प्राप्त होगा। और ये जो पदोन्नति थी, जिन व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना था उनकी जांच किए बिना ही उन्हें नया पद दे दिया जाता था। इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक के द्वारा अपने शासनकाल में कुछ प्रशासनिक सुधार किए गए थे। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासनकाल में कुछ प्रशासनिक सुधार किए या फिर इसकी कुछ प्रशासनिक उपलब्धियां थी। जैसे पहली अगर उपलब्धि की बात करें तो इसने अपने शासनकाल में भवन निर्माण कला को सर्वाधिक महत्व दिया था। भवन निर्माण कला कि अपने शासनकाल में सर्वाधिक भवनों का, महलों का निर्माण करवाया। और इसने अपने शासनकाल में नहरों का भी निर्माण करवाया। नहरों का निर्माण करवाया और ये जो नहरें थी 2 जगह निकाली गई थी। एक तो सतलज नदी से निकाली गई थी और दूसरा यमुना नदी से। 2 नहरें निकाली गई थी। पहली सतलज नदी की अगर बात करें तो ये जो नदी थी सतलज नदी, यानी कि सतलज नदी के दीपालपुर क्षेत्र से निकाली गई थी। सतलज नदी के दीपालपुर नामक स्थान था वहां से निकाली गई। और जो यमुना नदी की अगर हम बात करें तो इसका आ जाएगा सिरमौर। यमुना नदी की बात करें तो आ जाएगा सिरमौर से निकाली गई थी। सिरमौर नामक स्थान था वहां से नहर निकाली गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिरोज शाह तुगलक के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता है कि फिरोज शाह तुगलक के प्रशासनिक उपलब्धियों पर टिप्पणी लिखिए, उसे समझाइए। यहाँ से एक ही क्वेश्चन बनता है। ओके, प्रशासनिक सुधार देख रहे थे। इसकी प्रशासनिक उपलब्धियाँ, पहली भवन निर्माण कला है, दूसरी नहरों का निर्माण करवाया था, एक सतलज नदी से निकाली थी तो दूसरी यमुना नदी से। और इसके शासनकाल में जो हिंदू ब्राह्मणों पर जो जजिया कर लगाया गया था उसे समाप्त कर दिया गया था। जो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया गया था इसे समाप्त कर दिया गया था। और
इसके अलावा यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसे समाप्त नहीं किया था। मोहम्मद तुगलक के बाद जो राजा बना था फिरोज शाह तुगलक, इसने जजिया कर को लगाया था, समाप्त नहीं किया था। देखो इसने अपने शासन काल में 24 प्रकार के कर हटा दिए थे। जो 24 प्रकार के गैर शरीयत कर थे, अनाप शनाप के छोटे मोटे जो कर थे, उन्हें हटा दिया और 4 प्रकार के प्रमुख कर रखे थे, जिसके अंदर सबसे पहला आता है इसके अंदर जजिया, दूसरा आ जाएगा इसमें जकात, तीसरा आ जाएगा खराज और चौथा आ जाएगा इसमें खम्स। ये 4 कर इसने लागू किए थे। पहला जजिया है, दूसरा जकात है, तीसरा खराज है और चौथा खम्स है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कितने प्रकार के कर लगाए गए थे, 4 कर लगाए गए थे, जजिया, जकात, खराज और खम्स। और इसके अलावा इसके शासनकाल में फिरोज तुगलक के शासनकाल में दासों की संख्या में बहुत वृद्धि हो गई थी, दासों की संख्या में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो गई थी। तो उसको देखते हुए फिरोज शाह के द्वारा दीवाने बंदगान नामक विभाग की स्थापना की गई थी। दीवाने बंदगान नामक विभाग की स्थापना की गई थी। क्यों की गई थी? क्योंकि इसके शासन काल में लगभग 1,80,000 दासों की संख्या में बढ़ोतरी हो चुकी थी और इनकी रख रखाव के लिए या इनके ठहरने के लिए एक विभाग बनाया गया था कि ये जो दास हैं वो एक अधिकारी के अधीन रह करके कार्य करेंगे। तो उसके लिए विभाग बनाया गया था और उसका विभाग नाम था दीवाने बंदगान। और इसके अलावा फिरोज तुगलक के द्वारा दिल्ली के अंदर खरबूजों के बाग लगवाए गए थे, अंगूरों के बाग लगवाए गए थे और 1388 में फिरोज तुगलक की मृत्यु हो जाती है। देखो इसका जो शासन काल था वो 1351 के अंदर प्रारंभ हुआ था और 1388 के अंदर इसकी मृत्यु हो गई थी। फिरोज तुगलक के बाद जो अगला राजा बनता है वो होता है नासिरुद्दीन महमूद, जो अंतिम शासक होता है। फिरोज तुगलक के बाद जो अगला राजा होता है वो कौन होता है? नासिरुद्दीन महमूद। ये तुगलक वंश का अंतिम राजा होता है। अंतिम शासक। देखो इसके शासन काल में तुर्क आक्रांता होता है तैमूर लंग, जो कि 1398 में भारत पर आक्रमण करता है। तुर्क आक्रांता, तुर्क देश का रहने वाला जो तैमूर लंग था, इसके द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था और इसने नासिरुद्दीन महमूद को समाप्त करके दिल्ली सल्तनत पर अधिकार कर लिया और यहाँ से बहुत बड़ी मात्रा में धन संपदा लूट करके ले गया था। और साथ में इसने दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर अपना एक अधिकारी नियुक्त कर दिया, खिज्र खां को अपना अधिकारी नियुक्त कर दिया, जिसने आगे चल करके 1414 में खिज्र खां के द्वारा एक नए वंश की स्थापना की गई थी और वो वंश था सैयद वंश। ये हम करेंगे अगली क्लास के अंदर। सैयद वंश जो 1414 में इसकी स्थापना होती है। ओके स्टूडेंट, 1414 से लेकर के इसका जो शासन काल रहता है, हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस भी किया था कि सैयद वंश का जो शासन काल है 1414 से लेकर के 1451 तक रहता है। उसके बाद आ जाएगा लोधी वंश। बहुत ही सिंपल है, अगली क्लास के अंदर दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, सैयद वंश और लोधी वंश। ये था आज का हमारा टॉपिक तुगलक वंश। आई होप आप सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट रहता है, लगता है, तो आप कमेंट के द्वारा बता सकते हैं और इस वीडियो को भी आप दोबारा से वॉच कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि आप घर बैठे जितनी बार भी चाहो इससे बार बार वॉच कर सकते हो, अपने टॉपिक को क्लियर कर सकते हो। कल हम डिस्कस करेंगे सैयद वंश और लोधी वंश, उससे बनने वाले जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो कल कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। तो मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।